मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज पाक फौज के तर्जुमान DGISPR और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ी अहम और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और इसे करवाने की जो भारतीय कोशिशें हैं उनके सबूत और शवाहिद पेश। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड, अफगानिस्तान में मौजूद सिफारतकारों के रूप में भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले और किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, इसके सबूत भी पेश किए। Investigations of attack on Agriculture University in Peshawar of 26th October 2017, it led to the masterminds of APS attack. RAW had hired 3 facilitators for planning the attack on Agriculture University, including Malik Faridoon, who was also involved in planning of APS attack. Malik Faridoon, soon after the APS attack, went to the Indian consulate in Jalalabad to celebrate. He also visited India for medical treatment in 2017. There he remained admitted in Primus Hospital. His name in the patient list, pictures with hospital attendant and RAW handler Amarjeet Singh validate his connections with RAW. Confessional statement of Sarfaraz Merchant and Tariq Mir revealed that Altaf Hussain Group, it was funded by RAW through 2 Indian companies. The names are on the screen, and evidence of transfer of $3.23 million from RAW is held with us. ये मालूमात एक डॉजियर की शक्ल में सामने लाई गई हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी के किस तरह यहां मौजूद तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों और कौम परस्त तंजीमों से ताल्लुकात है। ये बातें तहकीकात के बाद सामने लाई गई हैं, क्योंकि इसमें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाली जो फंडिंग है उसके शवाहिद, किन किन जराए से ये रकूम दहशतगर्दों तक पहुंचती थी, उन्हें असलहा कैसे पहुंचाया जाता था, ये सब तफसीलात शामिल हैं। अहम इंकशाफ यह भी हुआ है कि पाकिस्तान में इन दहशतगर्द तंजीमों को इकट्ठा करने में भी भारत की सरपरस्ती है, जिसकी एक मिसाल के मुख्तलिफ ग्रुपों का इल्हाक है। एक और अहम बात जो सामने आई वो सीपेक मंसूबे के हवाले से थी कि इसके आगाज से ही इसको नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय वजीर आजम के मातहत RAW का एक सेल भी कायम किया गया है, जिसका मकसद सीपेक को काम होने से रोकना है। और ये सब कुछ भारत की जो रियासत है उसकी सरपरस्ती और पुष्टपनाही में एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। To sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 RAW operatives. $60 million were dedicated to this force. कोई रियासत किस तरह से एक दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, उसके जो मुआशी मंसूबे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ और दुनिया में दहशतगर्द समझी जाने वाली तंजीमों की सरपरस्ती कर सकती है। यह बड़ी गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें यह भी बताया गया कि यह कोशिशें अब भी जारी हैं और आने वाले चंद माह मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अहम है। India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF and BRA. Now, these are already united under the banner of BRAS, BRAS. And this organization BRAS was constituted in 2018. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020.
पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने की बात पहले भी होती रही, लेकिन आज जिस तरह से शवाहिद और सबूतों के साथ ये बात की गई, ये बहुत अहम है। ये टाइमिंग कितनी अहम है और रियासत पाकिस्तान अब इन सिक्योरिटी चैलेंजेस से किस तरह निपटने का इरादा रखती है, इस पर प्रोग्राम में पहले बात होगी और उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान के कल जो इंतखाबात हो रहे हैं उन पर भी बात होगी कि ये इलेक्शन शफाफ होंगे या नहीं और किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। पहले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी जनाब मोहित यूसुफ साहब। तो उनसे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात होगी। मोहित यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने आज इस हवाले से कुछ ट्वीट्स भी किए और आपने कहा कि आपने इससे पहले एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आप ये मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। ये जो टाइमिंग है इस वक्त इन मालूमात को सामने लाना, इसका क्या मकसद है? ये टाइमिंग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन मालूमात की, इन सबूतों और शवाहिद की, ये क्यों है? शुक्रिया रहमान। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है इसको बड़ी केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। इसमें बहुत से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपकी सोर्सेज होती हैं, आपके मुख्तलिफ जाविये होते हैं जो आपने देखने होते हैं। उसमें एक डिप्लोमेटिक एंगल है, लीगल एंगल है, इंटेलिजेंस एंगल है, और ये तहकीकात बहुत देर लेती हैं। ये कड़ियां जोड़ना आसान काम नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि 2017 में एक अटैक हुआ और उसके 2 महीने बाद आपको पता चल गया। ये तो हिंदुस्तान की प्लेबुक है ना कि उधर गोली चली तो कह दिया पाकिस्तान। हमने एक रिस्पॉन्सिबल रियासत की तरह बिल्कुल 120% गारंटी करके वेरासिटी, उसकी एतमाद जब पूरा आ गया तो फिर हम इस मौके पे इस कि हम सामने लाएं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन सामने नहीं रखते जब तक यू आर नॉट श्योर कि आपको कोई और नुकसान तो नहीं पहुंचेगा मुल्क को इसका करने से। तो जो ये इनके सारे ताने बाने जुड़े, जो इनके सारे नेटवर्क्स हैं, उनको पहले डिसमेंटल किया जाता है। वन इंश्योर्स के जी ये मामला खत्म हो गया और ये इंफॉर्मेशन देने से कोई नुकसान नहीं होगा। वो एक टाइमिंग का इशू है। और तीसरा सबसे बड़ा ये कि पिछले कुछ माह में आपने देखा है कि हिंदुस्तान ने कोशिश की है, एक स्टेट ऑफ वायलेंस बढ़ाई है पाकिस्तान में। तो हम पसे पर्दा तो दुनिया को बड़ी देर से बताते रहे, लेकिन वी थॉट कि अब ये सारी दुनिया के सामने खुल के आना चाहिए ताकि वंस एंड फॉर ऑल पता चल जाए कि इस खित्ते में कौन स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, कौन रोग स्टेट है और वो क्या 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 करना चाह रहा है और किस लेवल पे। हमने आपको ये भी दिखाया कि वो किस तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्लोबली लिस्टेड है उनको इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जो तंजीमें कार्रवाइयां करती हैं उनको, तीसरे मुमालिक को एम्बेरस कर रहा है क्योंकि उनकी सरहद इस्तेमाल कर रहा है, और फिर मौसूफ खुद वजीर आजम और नेशनल सिक्योरिटी और उस लेवल पे सीपेक के सेल बनाए जा रहे हैं। फौज शामिल है, रॉ शामिल है, क्या कि सीपेक को खत्म करना। तो जब सारा फोकस एक मुल्क का ये हो कि आपने दहशतगर्दी कैसे फैलानी है, इट इज अबाउट टाइम कि हम ये सामने रखें। लेकिन इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनको देख के अब हम ये साहब ये भी बताया, आपने कहा जो ट्वीट आपने की उसमें आपने ये भी कहा कि ये स्लाइस ऑफ व्हाट वी हैव, ये बड़ा अहम था कि आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहना। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास और भी जो है वो सबूत और शवाहिद हैं? इससे कहीं ज्यादा है जी। वो मैं यही आपको कह रहा हूं ना कि किस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, अपने जो सरबराह हैं मुल्क के वो भी शामिल हैं। तो मुझे तो लगता है दिन रात यही काम करते रहते हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह 99% हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी अफवाज, हमारी इंटेलिजेंस, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो इन सब चीजों को प्रिवेंट कर रही है। और ये भी याद रखिए कि दिन रात रियासत के इदारे, रियासत के दफातर, टेंटिकल्स दिन रात ये काम कर रहे हैं कि इस तरह की कभी कोई दहशतगर्दी कामयाब ना हो। पता सिर्फ वो चलती बदकिस्मती से जो कोई एक आध स्लिप हो जाए, कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए बदकिस्मती से। कभी हम क्रेडिट नहीं देते। हमारे जो अहलकार हैं, हमारी जो अफवाज है, इंटेलिजेंस है, जो 99% चीजें रोक लेती है। तो बिल्कुल ये एक स्लाइस है, बिल्कुल इससे बहुत ज्यादा है, और अगर जरूरत पड़ेगी और वक्त आएगा तो वो भी सामने लाएंगे। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली एज आई सेड, ये एक स्लाइस, एक स्लिवर है।
एक और चीज जो कि बड़ा अहम नुक्ता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो सीपैक के हवाले से है, और जो इंकशाफ हुआ कि जब से सीपैक का आगाज हुआ तब से ये सेल बन गया, बाकायदा रियासत की सरपरस्ती में जो है वो इस सेल को चलाया जा रहा है, पैसे जो है वो दिए जा रहे हैं। तो ये चीन और पाकिस्तान का मंसूबा है मुश्तरका, दोनों इसमें इन्वेस्टेड हैं। एक और मुल्क इस तरह से मंसूबे को खराब करने की जो कोशिश कर रहा है, तो ये तमाम के तमाम मालूमात आपने चीन के साथ भी जो है वो शेयर की हैं, और अगर उनके सामने मालूमात आई हैं तो उनका क्या रद्द-ए-अमल क्या है, कुछ इस हवाले से बता सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि चीन इस सारे को उसी तरह देखता है जैसे हम देखते हैं। एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो दोनों ममालिक का एक फ्लैगशिप बन गया है। एतराज क्या है हिंदुस्तान को दुनिया, ये तो नहीं है कि जीबी से गुजर रहा है कि इधर से जीबी में आजाद कश्मीर में या फॉर दैट मैटर मकबूजा कश्मीर में ये कहां लिखा हुआ है कि सड़क नहीं बन सकती। मतलब ये तो बच्चों वाली बात है। असल मसला क्या है, उनको नजर आ गया है कि ये तो कामयाब हो रहा है। उनको नजर आ गया है कि यार ये तो चाइना पाकिस्तान की तमाम इकोनॉमिक पैराडाइम ही तब्दील हो जाएगा इससे। तो ये असल मसला है, ये तकलीफ है, और इसीलिए वजीर आजम किसी मुल्क का सेल क्यों हेड करता है यार, तभी करता है ना जब उनको नजर आ रहा हो कि लो जी हम तो 73 साल से पाकिस्तान को अंडरमाइन करने में, खुदा न खास्ता खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो एक ही मंसूबे से हमारे सारे जाल से निकल गए। सो ये असल इशू है। उनका भी बिल्कुल यही रद्द-ए-अमल जाहिर बात है होगा इस पे। लेकिन हम न सिर्फ चीन, हम तमाम दुनिया के बड़े मुमालिक, P5, OIC, तमाम के सामने ये बराह रास्त डायरेक्ट मुलाकातों में रखेंगे, एक एक चीज उनको दिखाएंगे, और अगर वो सवालात पूछना चाहते हैं, डिटेल में जाना चाहते हैं, हम हाजिर हैं। कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं है जो 120% कंफर्म्ड ना हो। ठीक, मगर मोहित यूसुफ साहब, इसमें एक और अहम मामला जो अफगानिस्तान का है कि किस तरह से भारत के जो रॉ के वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग अफगानिस्तान में मौजूद सिफारतकारों के रूप में और वहां से इन कार्रवाइयों को ऑपरेट किया जाता है। अब मुझे मालूम है कि वजीर आज़म इमरान खान भी आने वाले दिनों में अफगानिस्तान, उनके दौरे की इत्तलात आ रही है, तो ये मामला अफगानिस्तान के साथ भी जो है वो उठाया जाएगा ऐसे वक्त पे जब हम उनके पीस प्रोसेस में भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। देखिए, दो बातें इसमें ज़हन में रखें। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान का एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दरारें पैदा की जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की जाएं। तो उस जाविये से इसको देख के ये यकीनी बना लें कि कहीं हम उनके हाथों में तो नहीं खेल रहे। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी हमें मालूम है कि 9/11 के बाद से कई दफा मुकम्मल तौर पर अफगान हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती। तो हिंदुस्तान तो अफगानिस्तान को एम्बेरस कर रहा है, कहता तो है पार्टनर है, लेकिन उनको एम्बेरस कर रहा है क्योंकि उनकी सरजमीन से कुछ कार्रवाइयां होती हैं। उनके वहां एम्बेसडर काउंसलेट जो इंडिया के बैठे हुए हैं वो इस काम पे लगे हुए हैं बजाय अपनी सफारतकारी करने के। आज तो शवाहिद दिखा दिए, लेकिन अफगानिस्तान से हमारा डायलॉग जारी है, बदस्तूर जारी है, अमेरिका से भी जारी है। जिस से बात करनी है वो बिल्कुल हो रहा है, वो बायलैटरली हो रहा है। हम हिंदुस्तान की इस चाल में नहीं फंसने वाले कि वो देखे जी वो अफगानिस्तान को भी ब्लेम कर रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के खिलाफ है। नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान को ब्लेम कर रहा है, और जो हिंदुस्तान कार्रवाइयां तीसरी सरजमीन से कर रहा है वो हिंदुस्तान को उसका मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है। और जिस मुल्क से हो रही है, जाहिर बात है उनसे डायलॉग भी हो रहा है और उनके साथ भी बिल्कुल खुल के बात हो रही है कि ये हमें कबूल नहीं है और इसको फौरी तौर पर रुकना होगा। मोहित साहब, अब आपने यहां पर ये शवाहिद और सबूत तो इकट्ठे कर लिए, मगर आगे इनके साथ जो है वो क्या किया जाएगा? रियासत पाकिस्तान और इसका जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो इस मामले को जो है वो किस तरह से देखता है कि बाकी दुनिया को कैसे ये यकीन दिलाया जाए कि ये सबूत और शवाहिद हैं और भारत पाकिस्तान में इस तरह से दहशतगर्दी करवा रहा है? देखिए, ऑब्वियसली इस पे सारी दुनिया को ये बावर कराना है। जहां जहां इंपॉर्टेंट कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट इंटरलॉक्यूटर्स, उनको हमारा वजारत खारजा जो है वो टेकअप करेगा। हमारे मिशंस भी करेंगे। हमारे पास छुपाने को कुछ होता तो हम ये सामने रखते।
अब जब रख दिया है तो ऑब्वियसली इट मेक्स नो सेंस कि हम पूरा एफर्ट ना करें, मीडिया है, ये लोग हैं, ये सारा कुछ होगा इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं ये ऐसा एविडेंस है कि भारत के करीब से करीब तर वाले भी जो हलीफ हैं वो मुंह नहीं मोड़ सकेंगे इससे। राइट, एक लास्ट क्वेश्चन जाते हुए, नवंबर की जो है वो बात की गई और आने वाले महीनों में जो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के हवाले से, किस तरह से जो यहाँ इदारे हैं वो इस आने वाले सिक्योरिटी चैलेंज से जो है वो निमटने का इरादा रखते हैं? यह आपका सवाल अहम है। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या आज की बातचीत से ये किसी को नहीं करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फिर से कुछ शुरू हो गई या हिंदुस्तान कामयाबी की तरफ जा रहा है। इसमें ना तो कोई मेन स्ट्रीम टेररिज्म का खतरा है, ना हिंदुस्तान कामयाब हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत सी चीजें हमने बताई हैं वो तो वो है ना जो अल्हम्दुलिल्लाह रुक गई, नहीं होने दी हमारे अल्लाह ताला की मदद से, हमारे अहलकारों ने, हमारे इदारों ने। सो बिल्कुल हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, रोज कर रहा है, लेकिन हमारे इदारे इतने अल्हम्दुलिल्लाह काउंटर टेररिज्म में मजबूत हो चुके हैं, इतने हम मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, उससे जो लेसन सीखे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि ऐसा कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है। पाकिस्तान इज अल्हम्दुलिल्लाह सेफ फॉर इट्स सिटीजंस, फॉर इन्वेस्टर्स। बिल्कुल कुछ वाकयात हुए हैं, उन पे भी पूरी तरह गौर हुआ है ताकि इंशाल्लाह दोबारा ऐसा भी मौका ना आए। हिंदुस्तान की कोशिश में कमी नहीं आई, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन कोई ऐसी बात न सोची जाए कि शायद इससे कि ओहो ये तो मामला फिर से बहुत खराब होने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह विजिलेंस पूरी मौजूद है रियासत की, एंड दिस विल नॉट हैपन इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहित यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी। अभी मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मगर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें प्रोग्राम में जो है वो ज्वाइन कर लिया है सदाकत अली अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन करें, गिलगित में जो है वो मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से। इनसे बात करेंगे एक तो गिलगित के इलेक्शन, वहाँ पर जो है वो क्या इलेक्शन शफाफ हो पाएंगे या नहीं, और दूसरा हुकूमत दावा कर रही है कि अब महंगाई जो है वो काबू में आ गई है। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सदाकत अली अब्बासी साहब, आजिज़ धामरा साहब और निहाल हाशमी साहब हमारे साथ आज की इस बहस में शरीक हैं। पहले गिलगित के इलेक्शंस पर बात कर लें, फिर जो हुकूमत महंगाई और मुआशी इशारियों की बेहतरी के दावे कर रही है। सदाकत अली अब्बासी साहब, एक गिलगित में जो धांधली के इल्जाम लग रहे हैं प्री पोल रिगिंग के, इनको हुकूमत किस तरह से देखती? क्या तमाम पार्टियों के लिए वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कल जो इलेक्शन हो वो सबके लिए उसके नताज जो है वो तस्लीम कर लें? बहुत शुक्रिया रहमान साहब, ये आइडियल बात है। और पहली तो ये था कि आपने सुना था वावेला कि पाकिस्तान में बोलने पे पाबंदी है, जो बोलता है अंदर चला जाता है, किसी को बाहर नहीं निकल सकते। जितना वावेला था बिलावल साहब 1 महीना हो गया है जो उनमें उन्होंने अपनी कैंपेन चलानी थी चलाई। लेकिन मेरा ख्याल है कैंपेन का एक उनका बड़ा नुक्ता था, जो उनका क्लाइमैक्स था कि अगर हमें हुकूमत मिली तो इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान को भी सिंध की तरह का बना देंगे। अच्छा। इतना खौफनाक ये जुमला था कि मेरा ख्याल है सारी कैंपेन का उन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर दिया। अच्छा। लेकिन एक पॉइंट मेरा क्या है, क्या किसी पे कोई पाबंदी थी? नहीं थी। मरियम साहिबा गई, जलसे किए, मुख्तलिफ उन्होंने वहां पे तकारीब की, मुख्तलिफ उन्होंने लिबास पहने, टोपियां, वहां का सारे मामला, किसी पे कोई पाबंदी नहीं थी। लिहाजा पहली बात मानना। अच्छा। दूसरी बात, तो आप ये कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। दूसरी बात पे मुझे आने देना। अभी दूसरी बात यह है, वो तो अगर ट्रंप भी हार जाए ना, वो भी कहता है मुझे क्यों निकाला। ये तो इनकी आदत है। इनका क्या है, सिंध में ये जीत जाए इलेक्शन ठीक हुआ, पंजाब में पीपल्स पार्टी को 1200 वोट पड़े, वहां धांधली होगी। हमारे नून के वोट पता कितने कितने, 1,80,000 हमारा चलो मुकाबला रहा। पीपल्स पार्टी कहती है पंजाब में धांधली हुई 1200 वोटों से। क्या धांधली, 1200 से आपके 1200 डबल कर दें, 2400 हो जाएगा। जीतने वाले ने 1.5 लाख वोट लिया है। तो ये इनका इलेक्शन फेयर कहाँ है जहां ये जीते। अब ये जो बयान दे रहे हैं ना, इसका मतलब है कि कल बल्ला ही चलना है। अच्छा। ये रोना धोना है। पूरी कैंपेन चली। अगर किसी ने किसी भी कैंडिडेट, बात कैंडिडेट करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, आपके पास फोरम है, किसी फोरम पे जाएं, हमें साबित करें,
हम जनाब माफी मांग लेंगे आपसे। अच्छा। वरना ये रोना धोने का मतलब है मुस्लिम लीग नून बट पॉइंट नंबर 1 लेवल प्लेइंग फील्ड है, दूसरा ये कि ये रवायती बयानात हैं जो ये दे रहे हैं, और दूसरा ये कि खुद थोड़ा आप कह रहे हैं ये हारने की तैयारी करें, यही है ना। मुस्लिम लीग नून 24 हल्के हैं, मुस्लिम लीग के 6 कैंडिडेट, बाकी सारे छोड़ के पहले आपने तो पीपल्स पार्टी पल्स का सर्वे आया और दूसरा किसका सर्वे था, गैलप का, वो कहता है इमरान खान 40% और नवाज शरीफ 12%, तो वो गलत। आजिज आमरा साहब, अब देखें हमारी आजिज भाई बड़ी ख्वाहिश है कि कोई इलेक्शन ऐसा हो जहां पर सारी जमातें कहें कि हाँ ये इलेक्शन ठीक हुआ है, इस इलेक्शन के नतायज को जो है वो हम तस्लीम करते हैं। मगर ये सदाकत अली भाई साहब कह रहे हैं ये दो आपके जो अभी तक इल्जामात हैं, एक तो ये कि ये रवायती हैं, इस तरह के इल्जामात सियासत का शायद हिस्सा बन गए हैं, और दूसरा ये कि ये वजह भी हो सकती है कि कल के इलेक्शन में जो है वो ये जीत रहे हैं, आपको सीटें नहीं मिलनी तो आपने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो चीजें हैं। पहले तो सदाकत अब्बासी साहब ने ये बात की कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बात की कि वो गिलगित बल्तिस्तान में अगर जीते तो सिंध की तरक्की होगी, और बिल्कुल ऐसा होगा कि सेहत के लिए यहाँ पर NICVD टाइप के हॉस्पिटल होंगे जो कार्डियो के महंगे तरीन अस्पतालों के मुफ्त इलाज करेंगे। और इनका जो सत्यानाश हुआ है इलेक्शन कैंपेन में वो ये हुआ है कि इन्होंने पाकिस्तान से आटा गायब कर दिया, इन्होंने चीनी महंगी कर दी, इन्होंने वो दवाई जो डिस्पिन, जो पोनिस्टान, जो शुगर और ब्लड प्रेशर की आम दवाई वो 500% महंगी कर दी। तो सिंध में कार्डियो का हॉस्पिटल मौजूद है तो वहां पर मुफ्त इलाज कर रहा है। आपने शुगर की दवाइयां महंगी करके यहां पर जो गली मोहल्ले में जो एक ठेला लगाने वाला आवाम है उसकी जिंदगी से खेल रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गलती भी नहीं करेंगे आपको वोट देने की, क्योंकि वो अपने सब्सिडी पे मिलने वाली चीनी को 130 रुपए में करना नहीं चाहेंगे, वो दवाई महंगी करना नहीं चाहेंगे, वो दाल महंगी करना नहीं चाहेंगे, वो गैस महंगी करना नहीं चाहेंगे, वो बिजली महंगी करना नहीं चाहेंगे। इसलिए सत्यानाश तो आपने किया, आपको डर है इसलिए आपने बड़े बालों वाले मेरे भाई वजीर को यहां पर भेजा और उसने ये बयान दिया है कि जितने वोट उतने रोड, और उन्होंने अपने सामने जो कैंडिडेट ने हाथ विथड्रॉ किया है, हाथ उठाया, उसको एडवाइजर बना दिया। तो ये तो खलबली मची है आपकी सिफों में, यही तो आप शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है मगर सारी जमातों के लिए? जो सदाकत अली अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से कैंपेन करना चाहिए उसमें कोई रोक टोक नहीं थी, हर पार्टी ने उसी तरह से कैंपेन किया जिस तरह से वो करना चाह रही थी, तो फिर प्रॉब्लम कहां पर आ रही है जहां पर आपको लग रहा है कि ये काम ठीक नहीं होना, या पोलिंग कल ठीक नहीं होनी, या नताइज सही नहीं आने? देखें दो बातें हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इलेक्शन कैंपेन और पाकिस्तान की तारीख में यह सबसे अहम इलेक्शन थी जिसके किसी भी पार्टी के हेड ने इतने अरसे में पूरे हल्के में गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने ग्रास रूट तक जो है वो कैंपेन चलाई, जिसके लिए इलेक्शन का माहौल बना। और ये परेशान इसलिए हैं कि बिलावल भुट्टो साहब वहां बैठे हैं, उन्होंने एक टेम्पो बनाया है, उन्होंने वर्कर और वोटर को एक्टिव किया, जिसको देखते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर आई, और वहां पर अभी आप गिलगित में देखेंगे आपको इलेक्शन का माहौल नजर आएगा। तो ये जो धांधली के मास्टरमाइंड पार्टी है जो खुद सिलेक्टेड है, वो भी कह रही थी कि आराम से हम सिलेक्टेड हुकूमत बनाएंगे, मगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिलेक्शन कैंपेन और पोलिंग के दिन वहां बैठने से इनकी जो मास्टरमाइंड है, जो डाका डालने की एक साजिश है, उसको हम पूरी कोशिश करेंगे जितना हम नाकाम कर सके। चले मैं ये जरा नून लीग से भी पूछ लूं, निहाल भाई आपको लगता है कल इलेक्शन ठीक होगा? जी निहाल हाशमी साहब, आवाज आ रही है सर आपको? निहाल हाशमी साहब जरा मैं आता हूं आपसे, मैं जवाब लेता हूं क्योंकि मुझे जो है वो आपकी आवाज नहीं आ रही। लेट मी फिक्स दिस। आप वापस आकर यही मेरा सवाल होगा और आप अपना जवाब दीजिएगा इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब, सवाल मैंने आपके लिए ब्रेक पर जाने से पहले ही कर दिया था, लगता है कल इलेक्शन ठीक हो जाएंगे? देखिए, बुनियादी बात जो रहमान आपने किया बहुत ही जबरदस्त बात की,
देखिए जीबी मैं 8 दिन रह के आया, मैंने एक बात आपको बताता हूं कि गुज़श्ता 5 सालों में एक भी एथनिक किलिंग नहीं हुई, सेक्टेरियन किलिंग नहीं हुई, टूरिस्ट की किलिंग नहीं हुई, एक भी। और इससे माजी में जाएं तो हजारों किलिंग होती रही, पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई होती रही। तो लोग हमेशा अमन को तरजीह देते हैं। और फिर जितनी डेवलपमेंट 70 साल में नहीं हुई, हाफिज हफीजुर रहमान की हुकूमत ने उससे कहीं ज्यादा किया है। फिर एजुकेशन सेक्टर में मसलन उनके मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो सीट है, पंजाब में सबसे ज्यादा उनको हम सीट देते रहे। चित्राल गिलगित, सुन लें, चित्राल गिलगित हम मोटरवे वहां पे बना के दे रहे हैं। गिलगित इस करदू मोटर, इस हुकूमत ने उन फंडों को काट दिया। डेवलपमेंट के मध्य में जो 2.5 साल से इनकी हुकूमत है, 2.5 साल इन्होंने एक फंड रिलीज नहीं किया, बल्कि इनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को और उनके फंड को रोक दिया। हमारे दौर में यूनिवर्सिटी बना, कैडेट कॉलेज बना, बड़े हॉस्पिटल बना, असेंबली पार्लियामेंट जो जीबी की वो हमने बनाया। अब आइए इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने पोस्टल बैलेट, जहां पे 700 एम्प्लॉय थे वहां 1900 पोस्टल बैलेट रिलीज कर दिया इन्होंने। फिर आटा, इमरान खान साहब की फोटो लगा के आटा उनके घरों में। मैंने आप लोगों की इतनी बेतौकीरी ना करें कि दुनिया में हमारी जगहसाई हो कि पाकिस्तानी आटा के बदले अपने वोट दे रहे होते, बेच रहे होते। फंड आपने इनके सारे प्रोजेक्ट्स की बंद कर दिए, आपने कट मार दिया, प्रोजेक्ट्स आपने इनके बंद कर दिए, आपने इनके बच्चों के दाखिला पाकिस्तान में होता है जो कोटा होता है स्पेशल, उसको आपने कट मार दिया। आप ये बताएं आज तक आपने जीबी में क्या किया कि आपको किस बुनियाद पे वोट दिया जाएगा? हमने तो कहा कि हमने चिलाज, गिलगित, स्कर्दू, गिलगित, नए एयरपोर्ट्स, नए यूनिवर्सिटी, नए जॉब, नए और सबसे बड़ी क्या आपने क्या किया? आपने क्या किया है? एक बदजुबान वजीर को भेजा जो वहां पे जाके कौमी क़यादत के बारे बदजबानी कर रहा, मर्द के खिलाफ भी और औरत के खिलाफ भी। वहां का कल्चर बदतमीजी और बदजबानी नहीं है, मगर वहां पे उन्होंने अच्छा, तो आपके 2 पॉइंट हैं। एक तो ये कि आपने वहां पर काम किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो ये वोट इनको किस बुनियाद पर दे, ये आपका सवाल नंबर 1 है। दूसरा ये कि अपनी ये हैसियत का विफाक में होने का फायदा उठा इमरान खान 40% है, प्री पोल लीगिंग है, इस तरह की जाली सर्वे करा के मैंने ये दो चीजें मेरा ख्याल है हमें इनका मैं जवाब ले लूं सदाकत अली बादशाह से, फिर वापस आता हूं। जी निहाल साहब ने बहुत बड़ी तकरीर की, बहुत बड़ा उन्होंने आज अभी अपने पॉइंट्स बताए। जैसे कल यकीन करेंगे और ईमान लाएंगे। आप मरियम नवाज के जलसों को देखिए, 1 मिनट दीजिए। कल वोटर्स इनकी बात से मरियम नवाज के जलसों को, पहली बात ये 24 सीटें हैं, 6 सीटों पर मुस्लिम लीग नून के लोग खड़े हैं। अगर आप 6 की 6 भी जीते तो आप तीसरे नंबर पे आएंगे। पहली बात ये कि आपका बयानिया जो नवाज शरीफ साहब ने पकड़ा है, सुन लेना सर, बात सुन लेना, मैंने आपकी सुनी है। जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, निहाल भाई कितनी सीटों पे आप कह रहे हैं खड़े? 23। अच्छा वो कह रहे हैं। अच्छा वो मेरा ख्याल है जितने आजाद है ना अपने खाते में डाले हुए, मेरी मालूमात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून टिकट पे सिर्फ 6 उम्मीदवार हैं। और सुन लेना 6 उम्मीदवार हैं, बाकी क्यों छोड़ गए सारे के सारे? नवाज शरीफ साहब ने बयान उम्मीदवारों का प्रो इंडिया, एंटी फौज, एंटी हमारी एजेंसी, आपके पास आता हूं। जो इनका बयानिया है ये क्या है? हम फौज से मुलाकात नहीं करेंगे। मियां साहब का बयान आता है। तो मैं कह रहा हूँ जी, वहां से गिनवाता हूँ, शिगर से और स्कर्दू से। सर आप अपनी बात कर। निहाल भाई 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, मैं वापस आता हूं, आप पूरा जवाब दीजिएगा, फिर इस तरह समझ आएगी बात की। लेट हिम रिस्पॉन्ड। वो जो 2 सवाल आपने पूछे थे उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। अच्छा मैं कहना ये चाह रहा हूं, इनके कैंडिडेट्स नहीं है, इनके 8 तो पिछले कैंडिडेट्स छोड़ के मुस्लिम लीग नून के, नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहबा के बयानिए का वजन ना उठाते हुए, बिकॉज वोटर्स जो है वो इस बात को मानते नहीं है कि आप कश्मीर का इशू है और इंडिया का प्रो इंडिया बयानिया। पहली बात। ओके। दूसरी बात ये, अगर किसी कैंडिडेट ने आटा या चीनी किसी को दी है, वो कैंडिडेट, पहली बात है हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, उस कैंडिडेट को आप किसी फोरम पे लेके जाएं। हम एक महज़ब दुनिया में रहते हैं, आप इस तरह आवाजें निकालते हैं जिस तरह अगर कोई है तो इलेक्शन कमीशन के रूल से किसी ने वायलेशन की है, आप किसी फोरम पे जाके उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। रही बात धामरा साहब की, इन्होंने सिंध के कोई फायदे गिनाए, मैं तो वो कराची की बात कर रहा था धामरा साहब, जहां आपकी 13 साल की हुकूमत है, ना वो लोगों को पानी मिल रहा है, कचरे का ढेर बना हुआ है कराची, कोई सीवरेज लाइन महफूज नहीं है, कब्जे आपने कराए हुए हैं, वो फालूदे वाला चेक करें, वो कब्रें चेक करें, पैसे आपके वहां जा रहे हैं, पता नहीं कुत्ते काटे की दवाई कोई नहीं है,
जुल्फिकार अली भुट्टो का जो अपना शहर है जहां वो अपना दफन हुए हैं, वहां पे आपके पास कोई सहूलत नहीं है। तो भाई खुदारा बिलावल साहब कहें हाँ मैं इसको इस्लामाबाद की तरह बनाऊंगा, लाहौर की तरह बनाऊंगा, अब ये दोनों खुदारा आप ये सिंध की बात करके, हमें सिंध से बहुत प्यार है, सिंध बड़ी अच्छी धरती है, आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपकी कारकर्दगी इतनी मनफी है कि वो वही होगा। आज जो बातें कर रहे हैं, आखिरी बोलूं, अच्छा ये सिर्फ रहमान बहाने, इनको पता चल चुका है, सर्वे आ चुके हैं कि कहानी हो गई है। आप बड़े कॉन्फिडेंट है, बड़े आपने रोना कॉन्फिडेंट है। मैंने हाशमी साहब आपकी तरफ बाद में आता हूं, पहले धामरा साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए जो उन्होंने परफॉर्मेंस वाली बात की। देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने पहले अपनी इलेक्शन में वादे किए हुए थे, उस पर तो गिलगित के अवाम और गली मोहल्ले में यही कह रहे हैं कि गजब किया, तेरे वादे पर एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। ये तो हम पूरी पाकिस्तानी कौम आपको बोल रही है कि यार वो वादा याद दिलाओ। और अभी जो आपने एटीएम मशीन भेजी है इमरान खान ने, जब उसे पता पड़ गया कि अब जीबी के अवाम का मूड क्या है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इलेक्शन कैंपेन के बाद, उसके बाद इन्होंने अपनी एक तो वो इखलाक से गिरे हुए वजीर को भेजा हुआ है और इन्होंने आटा बांटा है, और वो एटीएम मशीन जो इन्होंने भेजी हुई है जुल्फी बुखारी की सूरत में, ये खरीदने की नाकाम कोशिश है। मगर मैं इनको आपके चैनल की तरफ से बताना चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम गैरतमंद है, वो बड़ी निडर है, वो बड़े प्यार करने वाली है अपने वतन से, वो आपके पे एतबार करने वाले बिल्कुल नहीं है। और आपकी जो एटीएम मशीनें यहाँ पर चल रही हैं उसके झांसे में कभी नहीं आएगी। और दूसरी बात देखें, इन्होंने अभी जो कहा कि सिंध में क्या हो रहा है, मैंने तो कहा आप ऐसे करें सदाकत अब्बासी साहब, इसी प्रोग्राम में आप फोन मिलाएं अपने उस वजीर को जिसको आपके खान साहब ने दवाई महंगी करके स्कैंडल में वजारत से हटा दिया, नाम नहीं आता कियानी साहब कहते हैं, आपको याद होगा, जिसको हेल्थ की कोई वजारत थी, दवाई महंगी हो गई, कहा कि स्कैंडल है, वजीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, मगर अवाम आज भी महंगी दवाई खरीद रहे हैं। उन्होंने गंबट इंस्टीट्यूट में गए, अपना एक पेशेंट भेजा, उन्होंने वहां पर वीडियो क्लिप बनाई कि ऐसा इंस्टीट्यूट जो फ्री लेट मी फिक्स दैट। मैं ब्रेक के बाद जरा आता हूं, फिर ये आप अपनी बात कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना है। आज धामरा साहब परफॉर्मेंस की जहां पर बात है, हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, कहती है कि महंगाई अब कंट्रोल में आ रही है, इशारिये जो है वो बेहतर हो रहे हैं, तो आप ये कबूल करने के लिए, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं यही कह रहा हूं कि जो इन्होंने पाकिस्तानी अवाम से वादे किए थे वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी देख रही है कि किस तरह उन्होंने भाषण दिए हैं। और मेरी परफॉर्मेंस जो है वो कियानी जो इनके वजीर थे जो दवाइयों वाले, जिसको स्कैंडल के हवाले से हटा दिया गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, वो अलग बात है, मगर उसको हटा दिया गया था। कुछ अरसा पहले उन्होंने गंबट इंस्टीट्यूट के लिए एक पेशेंट भेजा था पंजाब से, और उन्होंने वहां अयादत के जब आए थे तो एक वीडियो बयान रखा था। प्लीज आप उस कियानी से पूछ लें मेरी परफॉर्मेंस, और आप अपनी परफॉर्मेंस फ्लोर ऑफ द हाउस नूर आलम और अपने सैकड़ों एमएनए से पूछ लें कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। मुझसे ना पूछें, अपने एमएनए से पूछें। इसलिए वाच किया है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कि आप भाषण पार्टी हैं, आप सिर्फ झूठे वादे करते हैं, आप जो है यहाँ की चीनी 130 रुपए करना चाहते हैं, जिसकी इजाजत नहीं देगी यहाँ अवाम। यहाँ के अवाम का आटा छीनना चाहते हैं, यहाँ के अवाम की दाल, चीनी, पत्ती छीनना चाहते हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, पेट्रोल महंगा करना चाहते हैं। तो ये वाच कर रही है अवाम, और आप अवाम को खरीद करने के लिए इमरान खान ने जो एक एटीएम मशीन भेजी है जुल्फी बुखारी, वो नहीं चलेगी। ये एटीएम मशीन यहाँ के अवाम है, आप खरीद नहीं कर सकते। बात काट रहा हूं, ठीक है, मगर एक मिनट, निहाल हाशमी साहब, आप पहले भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, और दूसरा ये महंगाई वाली जो चीज है, मौशी आशारियों की बेहतरी वाली चीज, इस पर जरा कमेंट कर दीजिए। देखिए, मैं एक बात आपसे बताऊं कि ये लोग नफरत में इतने आगे चले गए कि ये मोहब्बत करना कहीं भूल ना जाए, और लोग मोहब्बत से जीते जाते हैं, ये लोग नफरत से लोगों को नहीं जीत सकते। आज भी वहां नारा लगता है वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ के बयानिया को लोगों ने पजीराई दी, मरियम के जलसे अनप्रेसिडेंटेड थे, मैं वहां पे मौजूद था, ये तो बेचारे गए भी नहीं, 2015 भी गया था, इस बार भी गया।
देखिए वहां के लोगों को नवाज शरीफ ने 12 रुपया किलो आटा दिया था सब्सिडी, इन्होंने क्या दिया है सरकारी, जब 20 रुपया आटा था उन्होंने कहा नहीं, यहां के लोग ये वो जफाकश लोग हैं। हम खुद गए लालिक जान के मदार पे फातिहा पढ़े, हमें फख्र है कि हमने निशाने हैदर के अपने उस अजीम सिपाही के अपने उस अजीम फौजी के कब्र पे गए, हमें फख्र है कि हम उसको सर्व करते हैं और हमने वहां पे तालीम एजुकेशन हर चीज। मगर अब हमें खौफ है कि ये वोट चोर लोग हैं, ये जाकर के जीबी के लोगों के साथ क्या करेंगे। महंगाई अपने उरूज पे पहुंच गई, डेवलपमेंट फंड इन्होंने रोक दिया, वहां पे हर चीज पे इन्होंने कदगन लगा दी। 2.5 साल में 1 रुपया इन्होंने उनको नहीं दिया, ना डेवलपमेंट के फंड में, ना तरक्कियात में, ना रोजगार में। तो ये किस बुनियाद पे वहां पे वोट मांगने जा रहे हैं और किस बुनियाद पे कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को लोग वोट नहीं देंगे। तो ये बेचारी से पूछे ना, मान गए ये जो इन्होंने कहा है कि लालिक जान को उन्होंने जाके वहां पे किया, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करते हैं आपको, फौज के शहीदों से आपको अकीदत है, लेकिन उसी तरह वो एटीएम मशीन जो यहाँ आई है वो नहीं चलेगी। यहाँ की आवाम गैरतमंद आवाम है, इतना बड़ा नेटवर्क वोट के आपको दिया और आपके और हमारे नहीं बच्चों को और नस्लों को और हमारे एसेट्स को और हमारे स्ट्रेटेजिक जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के, उनको बचाने की कोशिश करी है। अगर नवाज शरीफ और मरियम साहबा का बयानिया उस फौज के खिलाफ होगा, चाहे वो रैंक एंड फाइल का होगा, चाहे हुकूमत का आपको लगता है मैं ये कहता हूँ कल आपके दुश्मन बयानिए का और मुल्क के हमायती बयानिए का मुकाबला कल शाम को रिजल्ट के बाद आपने बहाने नहीं करने, आपने अपने बयानिए से माफी मांगनी है इस कौम से कि आपने हमारे शहीदों के खून जो है जो हमारे जो गाड़ियों की कुर्बानी है और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उनको आपने किया था। जी जी जी, उनको आप अगर खराब करना चाहते हैं तभी आपको ये जीबी की आवाम है, बाशऊर है, गैरतमंद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल जामरा साहब, निहाल हाशमी आपका भी और सदाकत अली अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल कल नताइज आएंगे, कल पता चलेगा कौन सी पार्टी मैदान में आती है। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।